My name is Musa Kalim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11 इन आवर कोर्स बुक दैट इज हीट। ये चैप्टर लाइक आई सेड प्रीवियसली इज अ वेरी लेंथी चैप्टर और इसमें काफी सारे बड़े टॉपिक्स हैं जो इसके मेन टॉपिक्स हैं। टू स्टार्ट विद हीट, टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल्स। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है हीट एंड टेम्परेचर का, लेकिन आई पर्सनली फील कि एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स वी ऑल मस्ट बी एबल टू क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, नॉट ओनली डेफिनेशन वाइज बट ऑल्सो वी मस्ट रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड क्लियरली द कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू। जब हमें कहा जाए हीट का मतलब क्या है तो हमारे जहन में एक फिगर बननी चाहिए कि हीट का मतलब फिजिकल लेवल के ऊपर या एटॉमिक लेवल के ऊपर किस जगह हम बात कर रहे हैं। और जब टेम्परेचर की बात हो रही होगी तो लाइकवाइज हमें यह आइडिया होना चाहिए कि टेम्परेचर का मतलब क्या है और व्हाट आर द फिजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ टेम्परेचर। साथ में टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल्स हैं, कम से कम 3 स्केल्स को हम जानते हैं। सेंटीग्रेड स्केल जिसको सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो इस दफ़ा केल्विन स्केल का मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा और एब्सोल्यूट स्केल यानी कि केल्विन स्केल में एक वैल्यू है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होती है एब्सोल्यूट जीरो, उसका हम एक कंसेप्ट लेंगे और फिर हम बाकी टॉपिक्स जो हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं उनके तरफ आएंगे, जिसमें एक है थर्मल एक्सपेंशन। ये पहले की तरह का एक टॉपिक है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सपेंशन क्या होती है, लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होती है। इन दोनों एक्सपेंशंस के दरमियान एक रिलेशनशिप है जो आपने मैट्रिक में डिराइव किया हुआ है और फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं सो हाउ मच कैपेसिटी दैट बॉडी होल्ड्स विद इन इटसेल्फ टू एब्जॉर्ब और कंटेन हीट, ये उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। और फिर इसी हीट कैपेसिटी को आगे चल के हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज सच एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है गैस लॉज एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड जनरल गैस लॉज, वी हैव स्टडीड दीस लॉज बिफोर। हमने प्रीवियस क्लासेस में इन लॉज के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस दफा हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इन गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और कुछ एक्सप्रेशंस हमें इनकी डिराइव करनी होंगी। चौथा टॉपिक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट या मोशन। तो हीट इन मोशन क्या क्या इम्पैक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स रखती है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, इसमें कुछ लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, और ये चीजें हम इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर एक टॉपिक इसमें है कार्नो इंजन, जो कि बेस इन्हीं प्रिंसिपल्स पे करता है, लेकिन एक सेपरेटली एक बड़ा फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का, कार्नो इंजन एंड कार्नो साइकिल। ठीक है, एंट्रोपी लास्टली। एंट्रोपी एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम सबसे आखिर में इस चैप्टर के देखेंगे और फिर फाइनली न्यूमेरिकल्स। हमारी कोशिश ये होगी कि हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स साथ साथ करते चले जाएं। मिसाल के तौर पे थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक के दौरान थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लें। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स उसी टॉपिक की स्टडी के दौरान पढ़ लें। दैट मेक्स थिंग्स एंड स्टडीज and solution of numericals easier for us. So now let us first start with our first topic, which is a very basic one, and that is heat and temperature. Actually what we are trying to study is how to differentiate between heat and temperature, यानी कि what's the difference between heat and temperature. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हीट के मुतालिक 19th सेंचुरी में सबसे पहले एक साइंसदान है बड़े मशहूर, जिनके बारे में हम पहले जानते हैं, कैलोरी। ये मशहूर साइंसदान हैं, इनके नाम पे हमने एनर्जी की एक यूनिट भी रखी हुई है कैलोरी, तो जो कि सीजीएस यूनिट है एनर्जी की एक। तो कैलोरी ने एक थ्योरी प्रेजेंट की हीट से मुतालिक, जिस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। इस थ्योरी यानी कि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट हर मटेरियल बॉडी के पास होती है। हर मटेरियल बॉडी के अंदर एक वेटलेस फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को इन्होंने कैलोरिक का नाम दिया। उन्होंने बताया कि ये कैलोरिक
जिस मटेरियल बॉडी में जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास हीट उतनी ज्यादा, और जिस मटेरियल बॉडी के पास कैलोरिक फ्लूइड की मिकदार जितनी कम होगी उसके पास हीट क्वांटिटी भी उतनी कम होगी। जब दो बॉडीज को बराबर बराबर रखा जाता है तो जिस बॉडी में कैलोरिक की मिकदार ज्यादा होती है वहां से कैलोरिक ट्रांसफर होके उस बॉडी में पेनिट्रेट या एंटर कर जाता है जिसमें कैलोरी की मिकदार कम होती है। ये ट्रांसफर उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज में कैलोरिक फ्लूइड की अमाउंट इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, इस कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक कंडक्शन और कन्वेक्शन दो हीट ट्रांसफर के मेथड्स हैं, इनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया। कंडक्शन क्या होता था? कंडक्शन हमने पढ़ा था कि ये हीट ट्रांसफर सिर्फ सॉलिड्स में होता है, जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह रहते हुए वाइब्रेशन के दौरान ही एक पार्टिकल वाइब्रेट करते करते अपने बराबर वाले से, बराबर वाला वाइब्रेट करते करते टकरा के अपने दूसरे वाले से अपने एनर्जी को, अपने और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। तो ये मोमेंटम और एनर्जी पहला पार्टिकल वाइब्रेट करते करते दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे को, तीसरा चौथे को, और चलते चलते टिल द एंड ऑफ द कंडक्टर ये हीट ट्रांसफर हो जाती है। अगर उस बॉडी के साथ कोई दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आ जाए तो ये पार्टिकल इस बॉडी का कोलाइड करके या वाइब्रेशन के दौरान स्ट्राइक करके दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है कैलोरिक की अमाउंट, और फिर वो कैलोरिक आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बॉडी में भी ट्रेवल कर जाता है। ये कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेनेशन थी कंडक्शन के हीट ट्रांसफर मेथड की। साथ साथ कन्वेक्शन भी होता है। कन्वेक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का मेथड है जो कि फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो लाइक वाटर और एनी अदर लिक्विड लाइक गैस, फॉर एग्जांपल एयर। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद हीट एब्जॉर्ब करके उठ के दूसरी जगह जाके हीट पहुंचा देता है जहां पे हीट मौजूद पहले से नहीं होती। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में दो बुनियादी फर्क हमें सामने आए हमारे। नंबर 1, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। नंबर 2, कंडक्शन में मॉलिक्यूल या पार्टिकल ऑफ द सॉलिड अपनी जगह से उठ के खुद नहीं जाता हीट को ट्रांसफर करने के लिए, बल्कि अपनी रेगुलर या रूटीन की जो मूवमेंट, नेचुरल मूवमेंट उसकी वाइब्रेशन यानी कि उसके दौरान ही वाइब्रेशन करते करते ही हीट को ट्रांसफर करता है। अनलाइक कन्वेक्शन विच टेक्स प्लेस इन ऑल फ्लूइड्स, और फ्लूइड में क्या होता है पार्टिकल एक्चुअली उठ के जाके मूव करता है और हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, सो कैलोरिक थ्योरी सक्सेसफुली कंडक्शन और कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करती थी। लेटर ऑन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है जहां से शुरुआत हुई कैलोरिक थ्योरी के डाउनफॉल की। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट है बोरिंग ऑफ द कैनन बैरल्स। ये कैनन बैरल्स की बोरिंग के दौरान एक साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्ट को हम रमफर्ड कहते हैं। ठीक है, रमफर्ड ने ये चीज डिटेक्ट की कि फ्रिक्शन की वजह से भी हीट रिलीज होती है, ये हीट जनरेट होती है जिसको कैलोरिक थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एज एन एग्जांपल हम यूं कहते हैं कि ये दो बॉडीज हैं, दोनों सेम टेम्परेचर में है। कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक अगर हम कहें तो ये दोनों बॉडीज में कैलोरी की मिकदार बराबर बराबर है। नाउ अगर मैं इन दोनों बॉडीज को विच हैव सपोजिटली द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरिक विद इन देम, जब मैं इनको रब करना शुरू करता हूं तो इस रबिंग से फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। नाउ ये हीट तो उसी वक्त रिलीज होती है जहां कहीं कैलोरी की मिकदार ज्यादा होती है। तो यहां तो दोनों में कैलोरी की मिकदार इक्वल थी, तो फिर ये हीट कैसे रिलीज हुई? यहां कौन सा ऑब्जेक्ट इन दोनों में ऐसा था जिसके पास कैलोरिक ज्यादा था? कैलोरिक तो किसी के पास ज्यादा नहीं था, तो फिर ये हीट कैसे जनरेट हुई? कैलोरिक थ्योरी इस सवाल के जवाब में खामोश रही। फिर कुछ और टाइम के बाद ये पता चला कि सन से अर्थ के दरमियान हीट ट्रांसफर होने के लिए एक तीसरा हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म भी होता है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। जिस टाइम ये कैलोरिक थ्योरी फॉलो की जाती थी उस टाइम तक ये माना जाता था, एक एस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट था कि सन और अर्थ के दरमियान यानी कि हमारे आउटर स्पेस में वैक्यूम नहीं बल्कि एक फ्लूइड है, एक मीडियम है जिस मीडियम का नाम है ईथर। तो कैलोरिक थ्योरी ने ईथर की प्रेजेंस की बिना पे कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक सन से अर्थ तक एनर्जी के ट्रांसफर को, हीट के ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया। कैसे? कि सन बीइंग अ वेरी हॉट बॉडी ट्रांसफर्स हीट टू द ईथर मीडियम
ether then becomes a hot body as compared to earth and it transfers caloric into earth. इस तरीके से हीट का ट्रांसफर सन से ईथर से अर्थ के दरमियान पॉसिबल हुआ और ये सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी जाती है लाइक आई सेड के कन्वेक्शन के जरिए उन्होंने कन्वेक्शन को एक्सप्लेन किया कैलोरिक थ्योरी के जरिए. बट 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के शुरू में ये बात साबित हुई कि सन और अर्थ के दरमियान कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता. कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, जिन एक्सपेरिमेंट से एक्सीडेंटली ये प्रूफ हुआ कि ईथर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं. दरअसल अर्थ और सन के दरमियान कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स एन एब्सोल्यूट एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम जिसे कहते हैं. तो उस ईथर की एब्सेंस से व्हाट वी रिमेन विद इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ. अब जब सन और अर्थ के दरमियान एम्प्टी स्पेस है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, चाहे कोई सॉलिड या लिक्विड या कोई दूसरा फ्लूइड, हमें कुछ नहीं मिलता, तो सन से अर्थ तक ये हीट आखिर पहुंच कैसे गई? तो हमें ये पता है कि रेडिएशन एक हीट ट्रांसफर का मेथड होता है जिसमें किसी मीडियम का होना ना होना जरूरी नहीं है, हीट उस रेडिएशन के जरिए भी ट्रांसफर करती है. ये तो आज की थ्योरी के मुताबिक है. उस टाइम तक कैलोरिक थ्योरी इन दो बड़े सवालों के जवाब में खामोश रही. इस वजह से कैलोरिक थ्योरी का डाउनफॉल आया और कैलोरिक थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया. ये तो थी हीट के मुताबिक कुछ पुरानी बातें या इनिशियल कंसेप्ट. So let us now come to the modern definition of heat. How do we define heat in the modern era? अब हम heat की क्या definition जानते हैं? So what do we know about heat? Heat के बारे में हम ये जानते हैं कि heat is a form of energy. ये energy हमारे पास और भी बहुत सारी तरह की होती है. मिसाल के तौर पे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हाइड्रोल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तरह तरह की हमारे पास केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत तरह की एनर्जीज हमारे पास हैं. तो हीट में और फिर दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या फर्क हुआ? तो हीट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास मौजूद होती है, या बॉडी के अंदर जो कंटेंट्स मौजूद होते हैं उनकी वजह से होती है. बॉडी के अंदर जो कंटेंट्स मौजूद होते हैं उनके पास पहले से कुछ एनर्जी होती है और जितनी तरह की एनर्जी उनके पास होती है, हर मुमकिन तरह की एनर्जी को हम उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहते हैं. ऑल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज या ऑल पॉसिबल एनर्जी या टोटल पॉसिबल एनर्जी दैट कैन बी कंटेन्ड विद इन द बॉडी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है. उसी इंटरनल एनर्जी से बॉडी की हीट भी बनती है. यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी कंटेंट इन द बॉडी. बॉडी के अंदर एनर्जी कंटेंट्स होते हैं, उसमें से एक टाइप हीट एनर्जी की भी है. ये हीट एनर्जी हमें कब महसूस होती है या ये हीट एनर्जी हमें कब नजर आती है कि बॉडी के पास हीट एनर्जी ज्यादा है? जब दो बॉडीज बराबर बराबर रखी जाएं और उनके दरमियान टेम्परेचर का फर्क हो, यानी कि एक का टेम्परेचर कम और एक का टेम्परेचर ज्यादा, तो ये हीट हमेशा फ्लो करती हुई हमें नजर आती है. हीट ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर होकर रह जाए, ठीक है. हीट हमेशा हमें मिलेगी तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के दरमियान ट्रांसफर होते हुए ही मिलेगी. हीट एक जगह रुक के नहीं रहती. इट इज ऑलवेज मूविंग, इट इज ऑलवेज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. और ये कहां से कहां ट्रांसफर होती है? जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा, वहां से निकल के उस बॉडी में एंटर करती है जिसके पास टेम्परेचर कम होता है. तो फिर टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर को हम कहते हैं, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये उसके टेम्परेचर पर मुनहसर है. हम ये नहीं कहते कि बॉडी की हीट ज्यादा है, हम हमेशा कहते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक बॉडी को हमने टच किया, हमने कहा ये गर्म है. दूसरी बॉडी को हमने टच किया, हमें लगा ये ज्यादा गर्म है. तो ये कम गर्म और ज्यादा गर्म, ये जो कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं, ये किस प्रॉपर्टी की तरफ इंडिकेशन है हमारी? ये किस प्रॉपर्टी की जानिब हम इशारा कर रहे हैं? ये किस प्रॉपर्टी को रेफर कर रहे हैं? दिस रेफर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज इट्स टेम्परेचर, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये गर्म है या ज्यादा गर्म है. लेकिन फिजिक्स में प्रॉब्लम ये है कि हम कम ज्यादा से तो काम नहीं चलाते. हम चीजों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी कम है, कितनी ज्यादा, एक वैल्यू मिल जाए. बट बिफोर कमिंग टू दैट, हम वापस से जरा इस टेम्परेचर और हीट के मामले को थोड़ा सा सुलझा लें. देखिए,
अब तक हीट के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी कंटेंट इनसाइड द बॉडी. So it comes into fore, it comes into play, it is evident, we see or detect heat every time when two bodies having different temperatures are in contact with each other. ठीक है, तो ये हीट ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाती है. तो हीट क्या हुआ? बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है पहले से, ठीक है. उस एनर्जी में एक टाइप एनर्जी की हीट भी होती है, लेकिन वो हीट उसके अंदर रुक के नहीं रहती, ठहरी नहीं रहती, वो हमेशा उसके अंदर हमें चलती हुई नजर आती है. ठीक है, ये बनती बॉडी के अपने अंदर पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी से ही बनती है. बॉडी के पास जो एनर्जी होती है पहले से हीट उसी से बनती है, लेकिन जैसे ही दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आती है वो हीट की शक्ल में एनर्जी, एक्स्ट्रा या ज्यादा एनर्जी हीट की शक्ल में एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर जाती है. फिर हमने देखा कि कैसे पता चलेगा हीट यहां से इस बॉडी में जाएगी या दूसरी से इसमें आएगी. तो हमने कहा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है हीट हमेशा वहां से फ्लो करती है उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होता है. और टेम्परेचर को हमने क्या डिफाइन किया? हमने कहा इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस. कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये हम उसकी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं. ठीक है, तो फिर ये हीट और टेम्परेचर मिलते जुलते हैं, अलग कैसे हुए? तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसे हम चाहेंगे समझना. और वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यानी कि एक एनालॉजी हम ले रहे हैं, वो है प्रेशर और वाटर कंटेंट्स. यानी कि हम कंसिडर करेंगे कुछ कंटेनर्स, उसमें हम पानी भर देंगे, ठीक है, और इस तरह से भरेंगे कि उनका प्रेशर मुख्तलिफ हो जाए. इस एनालॉजी से, वाटर के फ्लो से हम समझेंगे हीट और टेम्परेचर के दरमियान के डिफरेंस. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. मिसाल के तौर पे कंसिडर करें हमारे पास ये दो वेसल्स हैं. एक वेसल ये और दूसरा वेसल हमारे पास. ठीक है, इसके अंदर हमने पानी भरा और इसके अंदर हमने पानी भरा. Let us name them container A and container B. हम ये बता सकते हैं कि दोनों में से किस में वाटर कंटेंट ज्यादा है, किस में पानी की मिकदार ज्यादा है. सो क्लियरली आंसर इज बी. बी वेसल या बी कंटेनर हैज हायर वाटर कंटेंट और ए हैज लेस कंटेंट. सो लेसर वाटर कंटेंट कंटेनर ए में है और हायर वाटर कंटेंट हमने कंटेनर बी में रखे. अब एक काम हम और करते हैं, वो ये कि दोनों के अंदर कॉर्नर्स पे हम एक आउटलेट खोल देते हैं बराबर बराबर डायमीटर के. सपोज हमने एक छोटा सा पाइप लगा दिया या हमने एक आउटलेट बना दिया दोनों के दरमियान, जहां से पानी हमारा फ्लो कर जाएगा. ठीक है, सो पानी यहां से भी ऐसे फ्लो करेगा बाहर, यहां से भी ऐसे फ्लो करेगा बाहर. ठीक है, अब हम एक चीज, ये तो हो गया हमारे पास वाटर कंटेंट का जिक्र. ठीक है, अब क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा प्रेशर किस में होगा? ज्यादा प्रेशर लिक्विड का वेसल ए के अंदर होगा, क्योंकि आपको याद होगा आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट ऑफ द कंटेनर या हाइट ऑफ द वाटर कॉलम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड का प्रेशर होगा. लॉजिकली सो, क्योंकि इसमें ये जो बॉटम लेयर होगी पानी की, उसके ऊपर इतने सारे पार्टिकल्स हैं जो उसको मुसलसल प्रेस किए चले जा रहे हैं. तो जब ज्यादा पार्टिकल्स प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस होने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा और ये ज्यादा फोर्स से, ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा. बनस्पत इस वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर है, यानी कि जो लेवल ऑफ वाटर अबव दिस पार्टिकल है वो तादाद में कम है बनस्पत लेवल ऑफ वाटर अबव दिस पार्टिकल.
लिहाजा ये वाला पार्टिकल क्योंकि कम प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, लिहाजा जब बाहर निकलेगा तो इसका प्रेशर भी कम ही होगा एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन वेसल या कंटेनर ए। अब जब ए वाला पार्टिकल ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा और हम जब हाथ अपना यहां पर रख के इस लिक्विड को टच करेंगे तो ये हमें ज्यादा जोर से हिट करेगा, और बी कंटेनर से निकला हुआ पार्टिकल हमें कम फोर्स से हिट करेगा। ये जो पार्टिकल हमें हिट करता है, इस हिट करने की एबिलिटी को हम टेम्परेचर कहते हैं। यूं समझिए कि किसी पार्टिकल का बाहर निकल के हमें हिट कर देना, ठीक है, ये टेम्परेचर बनता है। जैसे कि हमने पढ़ा ये प्रेशर है, मैकेनिकली हीट के चैप्टर में हम इस तेजी से ज्यादा प्रेशर से निकले हुए पार्टिकल को हीट और टेम्परेचर के चैप्टर में या हीट के चैप्टर में हम इसको रेफर करेंगे तो हम टेम्परेचर के तौर पे रेफर करेंगे कि कोई पार्टिकल जितने प्रेशर से बाहर निकलेगा उतनी जोर से हमें हिट करेगा, कोई पार्टिकल जितनी जोर से हमें हिट करेगा हम कहते हैं उसके पास टेम्परेचर उतना ज्यादा है। तो मैकेनिकली या जिस तरह प्रेशर एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, उसका इक्विवेलेंट प्रेशर की तरह का उसका थर्मल इक्विवेलेंट टेम्परेचर बनता है, ठीक है। अब हमें फिर दोबारा से याद होना चाहिए कि प्रेशर इसका ज्यादा था लेकिन कंटेंट इसमें कम था, प्रेशर इसमें कम था लेकिन कंटेंट इसमें ज्यादा था। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हमने कहा इसका थर्मल इक्विवेलेंट टेम्परेचर हो गया, और ये जो कंटेंट है, एनर्जी कंटेंट है या वाटर कंटेंट है, ये हमारी हीट बताएगा, ठीक है। एनर्जी क्यों इसमें ज्यादा है? एनर्जी इसलिए ज्यादा है कि मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं। सपोज हर पार्टिकल्स यानी कि वी हैव 10 पार्टिकल्स 5 जूल्स ईच, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 50 जूल, ठीक है। यहां हम एक कंटेंट ले रहे हैं या एक कंटेनर ले रहे हैं जहां पे हमारे पास 10 के बजाय 100 पार्टिकल्स हैं, 1 जूल ईच, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 100 जूल्स। अब आप ये देखिए कि यहां पे 5 जूल एनर्जी से हर पार्टिकल टकराएगा, इसके पास टोटल एनर्जी 50, इसके पास टोटल एनर्जी 100, तो टोटल एनर्जी किसके पास ज्यादा हुई? इसके पास। लेकिन हर पार्टिकल की इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या पार्टिकल लेवल के ऊपर अगर हम देखें कितनी एनर्जी है 5 जूल, तो ये जब हमसे टकराएगा तो ये 5 जूल से टकराएगा, ज्यादा एनर्जी से टकराएगा और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। जबकि उसके मुकाबले में ये पार्टिकल जब टकराएगा तो क्योंकि इसके पास कम एनर्जी है तो ये कम प्रेशर से टकराएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये कम प्रेशर से बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा तो ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा। प्रेशर का इक्विवेलेंट थर्मल कौन होता है? टेम्परेचर। तो इस पार्टिकल का टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि ज्यादा प्रेशर से बाहर निकल रहा है, हालांकि इसके पास टोटल एनर्जी हीट जिसे हम कह रहे हैं हीट कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है लेकिन इसकी टोटल हीट ज्यादा है। तो हम यूं देखते हैं कि हीट किसी बॉडी के पास अगर ज्यादा हो तो उसके पास टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसे ही हो। ज्यादा हीट वाले के पास टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल। और किसी कंटेनर के पास अगर एनर्जी या हीट एनर्जी कम हो तो उसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हमने ये देखी कि कम एनर्जी रखने के बावजूद ये हिट कैसे करता है? ज्यादा करता है, फोर्स से करता है, ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो किसी पार्टिकल के पास कंटेंट्स जितने ज्यादा होंगे उसके पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे उसके पास हीट ज्यादा है। जिस पार्टिकल के जानिब से हिट करने की एबिलिटी, जिस पार्टिकल की हिट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, जो पार्टिकल ज्यादा फोर्सफुली हमें हिट करेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। दिस इज अ फिजिकल डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, जो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हीट किसी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी में से एक फॉर्म हीट एनर्जी की होती है। अब दो पार्टिकल्स या दो कंटेनर्स या दो बॉडीज हमारे पास आई,
एक का पार्टिकल 1 जूल से टकराने की एबिलिटी रखता है, दूसरे का पार्टिकल 5 जूल से टकराने की एबिलिटी रखता है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा फोर्सफुली टकरा रहा है, तो हीट इस जगह से इस जगह पे ट्रांसफर करेगी। ठीक उसी तरीके से कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक ओपनिंग बना दूं और इसको क्लोज कर दूं, अब पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? पानी फ्लो करेगा ए से बी, ऑब्वियसली बिकॉज ए इज एट हायर प्रेशर देन बी, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी ऑफ कोर्स। इसी तरीके से टेम्परेचर भी फ्लो करेगा कहां पे? ए से बी में, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ए, या सॉरी, हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? हीट फ्लो करेगी ए से बी में, ठीक है, बिकॉज ए से बी का टेम्परेचर ज्यादा है बी के मुकाबले में ए का। तो हमने क्या देखा? पानी की मिकदार कहां ज्यादा है, वाटर कंटेंट कहां ज्यादा है, एनर्जी कहां ज्यादा है? इसमें, लेकिन टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ? इसका, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। सो बल्क में, मिकदार में, क्वांटिटी में पार्टिकल्स की तादाद जहां ज्यादा होती है वहां एनर्जी भी ज्यादा होती है, वहां हीट भी ज्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि उसका ही ज्यादा हो। टेम्परेचर डिपेंड्स करता है कि पार्टिकल कहां से निकलता है। हम जब किसी बॉडी को टच करते हैं, हमें वो बॉडी गर्म लगती है, तो जैसे हम टच करते हैं उसके अपने पार्टिकल्स हमारे हाथ को हिट करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा जोर से हिट कर रहे हैं तो हम हाथ रखते के साथ ही हटा देते हैं और कहते हैं कि बहुत गर्म है ये। और अगर हम उसको रखे रहें, बर्दाश्त करें, तो उस पार्टिकल की जानिब से जो हमें हिट किया जा रहा है वो इतनी जोर से नहीं किया जा रहा होगा कि हम उसको सस्टेन ना कर सकें या बेयर ना कर सकें, ठीक है। सो दिस इज अ फिजिकल डिफरेंस। और आप यूं समझ सकते हैं कि टेम्परेचर और एनर्जी के दरमियान एक फर्क, जिसको हमने मैकेनिकल टर्म्स में प्रेशर और कंटेंट से, या प्रेशर और पानी के तादाद से हमने एनालॉजी बना के इसको समझा। और ऐसा ही होता है इवन इलेक्ट्रिकल टर्म्स में। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जिस तरह प्रेशर है मैकेनिकली, टेम्परेचर है थर्मली, तो टेम्परेचर से या प्रेशर से मिलता जुलता इलेक्ट्रिकल टर्म्स में वोल्टेज होता है, और हीट या एनर्जी कंटेंट से मिलता जुलता हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। सो मैकेनिकल टर्म्स में प्रेशर और एनर्जी या वर्क डन, थर्मल टर्म्स में टेम्परेचर और हीट, प्रेशर का टेम्परेचर बन जाएगा, एनर्जी का हीट बन जाएगा। और इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जिस तरह प्रेशर और टेम्परेचर होता है हमारे पास वोल्टेज होता है, और इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जिस तरह प्रेशर और टेम्परेचर हमारे पास होते हैं वहां पे हमारे पास वोल्टेज होता है, और एनर्जी या हीट के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट उसका हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। यहां से हमने एक नॉलेज अपनी और बिल्डअप की। हीट का ट्रांसफर कब होता है? जैसे ही इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बिल्डअप होगा, फौरन ही एट दैट वेरी मोमेंट प्रेशर की वजह से वाटर फ्लो करना शुरू कर जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। इसी तरीके से हीट और टेम्परेचर में भी जैसे ही दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, तो जैसे ही कांटेक्ट बनेगा लाइक दिस, वैसे ही हीट फ्लो करना शुरू कर जाएगी। जैसे यहां वाटर फ्लो करना शुरू किया था, वैसे ही हमारे पास हीट फ्लो करना शुरू कर जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो किया था, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ वाटर फ्लो करता है। सो कंक्लूसिवली स्पीकिंग, जैसे ही दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, हीट फ्लो करना शुरू करती है। कहां से कहां तक? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। एक बात, जब बॉडी के पास हीट ज्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर हर दफा जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर भी ज्यादा ही हो। हम ये देखते हैं कि ज्यादा हीट वाले का टेम्परेचर कम भी हो सकता है और कम हीट वाले का टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। फर्क ये है कि जिस तरह हम कहें कि भाई एक बैटरी है, इसका वोल्टेज ज्यादा और इसका वोल्टेज कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज इसके पास कम और इसके पास ज्यादा है, यानी कि कंटेंट इसके पास ज्यादा है, इसके पास और इसके पास कम है, तो फर्क क्या पड़ेगा? ये बल्ब फौरन ही जलाना शुरू कर दे। अगर ये बैटरी हम लें जिसका वोल्टेज हाई है, यानी कि लेवल हाई है, प्रेशर हाई है, इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स में भरे हैं वो बहुत प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फौरन ही बल्ब जला देगा। लेकिन क्योंकि इसके पास कंटेंट कम है, लिहाजा 5 मिनट में ये बल्ब जलते जलते बैटरी ड्रेन हो जाएगी। क्योंकि इसके पास कंटेंट ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है, वोल्टेज कम है,
ठीक है, तो वोल्टेज कम होने की वजह से बल्ब ये तो जलाएगा लेकिन इतना तेज नहीं जलाएगा जितना ये जलाएगा। नंबर वन, लो वोल्टेज पे आप जानते हैं वैसे भी चीजें कम चलती हैं और बल्ब जरा कम ग्लो करते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक जलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज यानी कि कंटेंट्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए टेम्परेचर और हीट के दरमियान, और यहां से हमने अपनी कुछ नॉलेज बिल्डअप की कि हीट और टेम्परेचर के फ्लो की कंडीशन क्या होती है, या हीट के फ्लो की कंडीशन क्या होती है। हीट फ्लो उसी वक्त करती है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स वाली बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के दरमियान ही फ्लो करती है। इसको हम रिवर्स भी देख सकते हैं कि अगर हीट एनर्जी बॉडी 1 से बॉडी 2 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी 1 का टेम्परेचर ज्यादा और बॉडी 2 का टेम्परेचर कम होगा। इसको हम यूं देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे दो बॉडीज हैं, एक को हम कहते हैं बॉडी ए, दूसरे को हम कहते हैं बॉडी बी। सो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि टू बॉडीज ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट सच दैट हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए, which body is at higher temperature? So answer is body B is at higher temperature. ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि two bodies are in contact such that A is at higher temperature than B, determine the direction of flow of heat, तो आप कहेंगे टेम्परेचर क्योंकि A का ज्यादा है लिहाजा फ्लो ऑफ हीट भी A से ही होगा B की तरफ। कब तक? जब तक के दोनों के टेम्परेचर डिफरेंसेस खत्म होके जीरो नहीं हो जाते, जब तक के दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। और इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में दो बॉडीज टेम्परेचर के डिफरेंस खत्म करके सेम टेम्परेचर पे आ जाती हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? इट इज अ पॉइंट एट विच टू और मोर बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। ये जो बॉडीज कांटेक्ट में हैं वो अगर सेम टेम्परेचर पे आ गई, वी से दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो लेट अस क्विकली रिव्यू व्हाट हैव वी स्टडीड या व्हाट हैव वी एस्टैब्लिश्ड द फाइनल डेफिनेशन अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंटेंट। ये एनर्जी कंटेंट की वो शक्ल है जो ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इवन बॉडी अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके, कंज्यूम करके, अप्रोप्रिएटली हम कहते हैं कन्वर्ट करके हीट में भी ट्रांसफर करती है, और जब उसके पास ज्यादा हो जाएगी हीट तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देगी, जब तक के दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। हीट के इस मुसलसल हाई रीजन से लो रीजन ऑफ टेम्परेचर तक फ्लो करने की प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं हीट इज रेफर्ड टू एज द एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मींस ट्रांजिशन मूवमेंट यानी कि मोशन में। हीट हमेशा फ्लो करती है, कभी एक जगह रुक के नहीं रह सकती, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, और हम हीट को डिटेक्ट ही उस वक्त करते हैं जब वो फ्लो करना शुरू करती है। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग दैट इज कंटेन्ड विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज समथिंग दैट ऑलवेज ट्रांसफर्स बिटवीन टू बॉडीज। कहां से? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रीजन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम हाई टू लो अनलेस थर्मल इक्विलिब्रियम इज एक्वायर्ड। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर हमने कहा इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोल्डनेस का मतलब भी हॉटनेस की कमी ही होती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वी से इट्स अ हॉट बॉडी, टेम्परेचर कम होगा तो हम कहेंगे इट्स अ रिलेटिवली कोल्ड बॉडी। ठीक है, सो इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये हो गया। और ये टेम्परेचर ही दरअसल हीट के फ्लो को डिटरमिन करता है फ्रॉम हाई टू लो। वी हैव रिवाइज्ड एंड स्टडीड दिस मेनी टाइम्स। अब टेम्परेचर किसी बॉडी का जितना ज्यादा होगा उसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके अंदर हीट ट्रांसफर उतना तेजी से होगा। जिन दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम, वहां पे हीट का ट्रांसफर भी उतना स्लो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए बी और एक्स वाई दो बॉडीज के पेयर हैं। ए बी और ए बी के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस का, एक्स वाई के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है सपोज 80 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है ए बी के दरमियान 50 डिग्री का, एक्स वाई के दरमियान 80 डिग्री का। तो ए बी में भी हीट फ्लो करेगी, एक्स वाई में भी हीट फ्लो करेगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस एक्स वाई में ज्यादा है 80 डिग्री का, तो यहाँ ज्यादा तेजी से हीट फ्लो करेगी बनिस्बत ए बी के, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस 80 से कम 50 है। तो ए बी के अंदर हीट स्लोली फ्लो करेगी एज कंपेयर टू एक्स वाई। ठीक
ठीक है। सो ये हमने कुछ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा और फिजिकली भी हमने समझा कि हीट बॉडी के अंदर मौजूद जो एनर्जी कंटेंट्स होते हैं उसकी एक टाइप होती है और उन एनर्जी कंटेंट से पार्टिकल्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो जब हमें हिट करते हैं तो जो पार्टिकल जितने ज्यादा तेजी से हिट करेगा या जिस बॉडी के पार्टिकल जितने ज्यादा तेजी से हिट करेंगे हम कहते हैं उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इनकी मेजरमेंट के बारे में अब हमें नेक्स्ट देखना है। एनर्जी की मुख्तलिफ यूनिट्स हमने पढ़ी हैं। एक यूनिट आप जानते हैं जिनके नाम पे हमने एक कैलोरिक थ्योरी पढ़ी, कैलोरी एक सीजीएस यूनिट है। एनर्जी की एक यूनिट ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होती है, ये एफपीएस सिस्टम में यूनिट होती है। एनर्जी की एक जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज जूल। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमें बाज़ औक़ात कन्वर्जन के दौरान ये रिलेशन यूज करने की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर की मेजरमेंट्स, टेम्परेचर की मेजरमेंट्स के लिए अभी हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स।